एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया करे हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 14। कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट जान लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में सलोनी प्रतिभा को कुछ चीज़ें रोशनी के बारे में बताती है। क्या वो कौन सा दर्द था जो प्रतिभा ने रोशनी की आंखों में देखा था, वही दर्द की चीज़ें वो बता रही थी। और जैसे जैसे वो चीज़ों को बता रही थी वैसे वैसे प्रतिभा की पता नहीं क्यों पूरी शरीर मानो सुन्न पड़ चुकी थी। उसकी शरीर में मानो जान ही नहीं बची थी। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए। उसे एक अजीब सा दर्द हो रहा था, मानो कई खंजर से उसके दिल पे वार हो रहा था। रोशनी की जैसे जैसे चीज़ें बता रही थी वैसे वैसे उसे बहुत दिल में तकलीफ महसूस हो रही थी। वो तकलीफ शायद प्रतिभा संभाल भी नहीं पा रही थी। ये बात रोशनी एक बार देखती है प्रतिभा की तरफ तो वो बोलते बोलते चुप हो जाती है और चुप होते ही पूछ पड़ती है कि क्या तुम ठीक हो। प्रतिभा को पता नहीं क्या होता है। अब वो अपनी नज़रें उठा के एक बार सलोनी की तरफ देखती है। उसकी आंखें हद से ज़्यादा लाल हो चुकी थी। आंखों में जो लालीपन थी वो सलोनी देख पा रही थी। उसकी आंखों में से एक टक आंसू गिर रहे थे। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन विदाउट एक्सप्रेशनलेस चेहरे पे भी उसकी आंखों में जो आंसू गिर रहे थे, पता नहीं क्यों सलोनी को वो दर्द महसूस हो रहा था। वो समझ पा रही थी प्रतिभा की कंडीशन को। अब वो ज़्यादा चीज़ें कंटिन्यू करती नहीं है और बोलती कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम प्लीज़ कॉफ़ी पी लो कम से कम। तभी प्रतिभा उसका हाथ पकड़ती है और बोलती कि नहीं, बताओ क्या हुआ था आगे। अब आगे सुनते हैं। धीरे धीरे अब जो सलोनी है वो बोलने लगती है कि उसके बाद चीज़ें इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि उसके जाने के बाद कहीं ना कहीं जो रोशनी थी उनकी मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि उन्होंने अपना एक बेटा खोया था। हाँ, रोशनी ने तो 2 इंसानों को खोया था, कहीं ना कहीं अपने भाई को और साथ ही साथ अमित को भी। उसके ऊपर जो बीत रही थी वो कहीं जताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने अंदर के दर्द को कभी बाहर आने ही नहीं दिया। वो कितनी तकलीफ़ में है, कितने दर्द में है, उसने कभी जताया ही नहीं। कभी भी उसने हम सबको, अपनी चीज़ों को रखा ही नहीं हम सबके सामने। वो ये सोच के अपने आप को कभी सामने नहीं लाई कि अगर मैं बताऊंगी तो पता नहीं क्या होगा, मम्मी को मैं कैसे संभालूंगी। फिर मम्मी की कंडीशन ये है तो मैं इस समय मुझे मम्मी को संभालना चाहिए, ना कि खुद की चीज़ों को। और यही सोचते हुए वो शायद अब तक अपनी मम्मी को संभाल रही है। और बता दूं कि यहाँ पे रोशनी के पापा भी नहीं थे। बचपन में जब रोशनी जन्मी थी तो उसके पापा कहीं बाहर गए थे विज़िट करने के लिए, तो उसने बचपन में ही अपने पिताजी को खो दिया था। अपने पिताजी को उसने कभी देखा भी नहीं था। उसके पापा किसी फॉरेन टूर के लिए बाहर गए थे और पता नहीं क्या ही हुआ था, उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो गई थी और उस बीमारी के चलते वो चल बसे थे। वो कभी भी हमेशा अपने डैड को, अपने भाई से बहुत कनेक्टेड थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भाई भी उसे बहुत प्यार करता था। जो रोशनी थी वो बचपन से ही बहुत समझदार थी, हमेशा से वो चीज़ों को बहुत समझती थी, लेकिन कोई था जो उसकी उन समझदारी में भी उसकी नादानियों को ढूंढ लेता था। वो था अमित। लेकिन दोनों के झगड़े में, दोनों की चीज़ों में रोशनी
कभी सोची भी नहीं थी कि वो जो शब्द बोल रही है उसके बाद जो चीज़ें होगी शायद वो कभी संभाल नहीं पाएगी। उसके बाद करते करते धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे। 3 महीने उसके घर में लगातार पूजा सारी चीज़ें हो रही थी। रोशनी को ज़रा सा भी इंटरेस्ट था नहीं इन सब चीज़ों में। वो तो सिर्फ अपने भाई की मौत और साथ ही साथ अमित की मौत पे भी बहुत ज़्यादा दर्द में थी, लेकिन वो दर्द को बाहर नहीं कर रही थी, सिर्फ अपनी माँ के लिए, क्योंकि वो समझ रही थी अपनी माँ की कंडीशन को। क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी माँ ने भी तो अपने पति की मौत और साथ ही साथ अपनी बेटी को भी खो दिया था। इसीलिए वो अपनी माँ को संभालने में बिजी हो गई और धीरे धीरे उन चीज़ों को शायद वो अब जताती भी नहीं है। अब तकरीबन कुछ 2 साल होने आ गए, 2 साल 1 साल शायद, बहुत समय बीत चुका है, लेकिन शायद अभी भी रोशनी उन दर्द से कभी बाहर नहीं आई। और वो उस दर्द से उसको बाहर लाने में हमारे अलावा और कोई मदद नहीं कर सकता प्रतिभा। तभी प्रतिभा आंखें उठा के एक बार फिर से रोशनी की तरफ देखती है, सलोनी की तरफ देखती है। सलोनी बोल पड़ती है, हाँ मुझे पता है। तभी प्रतिभा बोलती है कि हाँ, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रोशनी भी समझती है। मुझे पता है अच्छे से। रोशनी ये चीज़ पहले से ही समझ चुकी थी, पहले से ही जानती थी चीज़ों के बारे में। तुम्हारी तरफ झुकाव कहीं ना कहीं मुझे भी समझ आ चुका था। और सच बोलो तो हाँ, रोशनी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, बस अब वो डरती है तुम्हारे सामने चीज़ों को एक्सेप्ट करने में शायद, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपनी एक मोहब्बत खोई है, अपने भाई खोया है, और शायद अब वो खोना नहीं चाहती तुम्हें। इसीलिए अब वो तुम्हारे सामने चीज़ों को एक्सेप्ट करने में शायद डर रही है। उसके अंदर के दर्द को तुम्हारे अलावा अब कोई नहीं निकाल सकता प्रतिभा। जो उसके अंदर दर्द है वो इतने समय से अपने अंदर समेट के रखी है, शांत हो चुकी है। वो नादानी में भी शायद वो दर्द वो दिखाती नहीं है। उस नादानियों में उसके दर्द को तुम्हें समझना पड़ेगा। प्रतिभा की आंखें में और ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोलती नहीं है, मानो उसके लफ्ज़ अब बोलने की परमिशन नहीं दे रहे थे। मतलब आवाज़ नहीं निकल रही थी मानो उसके गले में से, अंदर से उसके अंदर जान ही नहीं बची थी। वो जब वो कॉफ़ी के मग को उठा रही थी तो उसके हाथ काफ़ी शिवर कर रहे थे, कांप रहे थे। तो कैफ़े के कुछ लोग देखते तो हैं कि प्रतिभा रो रही है समथिंग, उनको ये तो नहीं पता ना कि प्रतिभा कौन है, मतलब क्या है। तो उसमें से एक जो वेटर होती है वो आती है, वेटर आके पूछती कि मैम सब ठीक है। तभी प्रतिभा कुछ बोलती तो नहीं है, एक बार देखती है वेटर की तरफ और फिर अपनी कॉफ़ी की तरफ देखती है। तभी सलोनी बोल पड़ती है, हाँ सब ठीक है। अब वेटर को ज़्यादा इंटरफेयर करना ज़रूरी नहीं समझती, सोचती कि शायद इन दोनों के पर्सनल कुछ चीज़ें हैं, तो वो ज़्यादा कुछ इंटरफेरेंस करती नहीं और वहाँ से चुपचाप चली जाती। तभी प्रतिभा क्या करती है, उसने एक बैग लाई थी अपने साथ, तो उस बैग में से एक बुक निकालती है। बुक निकाल के वो सलोनी की तरफ बढ़ाती है। सलोनी उसको थोड़ी सी कंफ्यूज नज़रों से देखती कि मानो वो सोच रही थी कि क्या दिया है, मतलब समझ नहीं पा रही थी। तो जैसे ही वो बुक बढ़ाती है तो सलोनी उस बुक को अपने हाथों में लेती है और हाथों में लेते हुए ही देखती है उस बुक के हेडलाइन पे लिखी थी, मेरी जिंदगानी मेरी कहानी। वो बड़ी कंफ्यूज नज़रों से देख रही थी रोशनी प्रतिभा को। तभी प्रतिभा बोल पड़ती है बड़ी लड़खड़ाती आवाज़ में, ये
बरखा की डायरी है। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि इवन यहाँ पे सलोनी को भी प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रही थी कि वो क्या बोल रही है। तो सलोनी क्या करती है, थोड़ी सी करीब आती है उसके और वो सुनने की फिर से कोशिश करती है। तभी फिर से प्रतिभा बोल पड़ती है, ये बरखा की डायरी है, इसको पढ़ना और जो भी तुम्हें इसके बाद क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी सवाल होगा, तुम मुझे कॉल कर सकती हो किसी भी वक्त, कोई भी टाइम। और इतना ही बोलती है और इतना ही बोलकर वो अपने बैग को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे पड़े थे। वो कॉल करती है, बाहर जाती है, किसी को कॉल करती है, बस एक कॉल करती है, जो कुछ बोलती नहीं है, एक कॉल करती है। और कॉल करने के बाद वो तुरंत कॉल कट कर देती है। और जैसे ही वो कॉल कट होती है, वहाँ पे कुछ सेकंड बोल सकते हैं, 20 सेकंड में वहाँ पे कार आ जाती है। वो कार में बैठती है और कार में बैठते हुए ही फिर से एक बार सलोनी की तरफ देखती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सलोनी देखती तो है प्रतिभा को जाते वक्त, और वो मन ही मन भगवान से प्रे करती है, हे भगवान संभाल लेना सब कुछ। और इतना बोलते ही हुए पता नहीं क्यों उसकी नज़र एक बार फिर से उस डायरी पे जाती है और वो ओपन करके पढ़ने ही जाने की कि उसके फ़ोन पे एक कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल आती है तो कॉल देखती है तो वो देखते हुए बोलते कि हेलो सर। तो सामने से एक स्ट्रिक आवाज़, कहाँ हो तुम सलोनी? क्या तुम्हारा आज भी लेट होने का मन है? तुम्हारे लिसनर्स ना सलोनी मुझे किसी दिन परेशान कर डालेंगे। कृपया करके तुम अपने लिसनर्स के लिए टाइम पे आया करो। तो वो उसके चेहरे पे एक लाइट सी स्माइल के साथ बोल पड़ती है कि जी सर मैं आती हूँ। और इतना बोलते 2 मिनट नहीं लगता, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 2 मिनट का वक्त होता है ज़्यादा। कैफ़े उसके रेडियो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। वो पहुँच जाती है और पहुँचते ही वो सीधा मतलब अपने जो चीज़ें थी वो करने लगती है अपने रेडियो स्टेशन पे। दूसरी तरफ जो रोशनी थी उनकी तरफ बढ़ते हैं। वो घर आ चुकी थी, वो बहुत शांत थी, बहुत शांत। आती है, सीधा वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है। वो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। इवन उसकी मम्मी भी समझ पा रही थी कि आज रोशनी बेहद ही शांत है। क्या हुआ है उसे? कोई तकलीफ़ तो नहीं हो गई? अब माँ है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो परेशानी तो होगी ना। वो आती है, वो यही सब सोच रही थी। और जो सलोनी रोशनी थी वो एक टक पता नहीं अपनी आँखों को बंद करके बार बार वो मंज़र उसकी आँखों के सामने आ रहा था। किस तरीके से प्रतिभा ने अपनी चीज़ों को रखा था सामने, किस तरीके से प्रतिभा ने उसको अपनी चीज़ें बताई थी। वो कहीं खुश भी थी, एक दर्द में भी थी, एक डरी हुई भी थी। बहुत सारी फीलिंग्स थी उसके अंदर। उसकी आंखों में भी आंसू थे, उसके आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था और थोड़ी सी खुशी भी। शायद कहीं ना कहीं वो खुश इसलिए थी कि जिससे वो प्यार करती है वो भी उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन डर, किस चीज़ का डर? ये रोशनी पता नहीं क्यों बेहद ही शांत हो चुकी थी। ये सब सोचते सोचते वो महसूस करती है कि उसकी शायद मम्मी कमरे में आ रही है। हल्की सी आहट हो जाती है तो वो क्या करती है, तुरंत ही अपने बैल्कनी के साइड पे चली जाती है। बैल्कनी के साइड पे जाते ही अपने आँखों के आंसू को बड़े अच्छे से पोंछ लेती है, मानो कि वो जताना नहीं चाहती थी। बड़े अच्छे से पोंछ लेती है। और उसकी मम्मी पहले कमरे में आती है
थोड़ी देर तक तो वो बड़ी गौर से अपनी बेटी को देख रही थी, बड़े गौर से, पीछे से ही देख पा रही थी, लेकिन वो देख रही थी कि आज उनकी बेटी कितनी शांत हो चुकी है। तो वो क्या करती है, बैल्कनी में आती है। बैल्कनी में आते ही उनके हाथ में चाय थी, 2 कप उनके हाथ में चाय थी। तो वो 1 कप रोशनी की तरफ बढ़ाती है, रोशनी की तरफ देते हुए बोलती कि चाय पी लो, शायद अच्छा लगे तुम्हें। रोशनी एक बार अपनी माँ को देखती है। उसकी मम्मी पता नहीं क्यों उसकी आंखों में वो दर्द जो देखती है, उनसे उनकी आंखें थोड़ी सी भर जाती है, मानो वो समझ पा रही थी किस चीज़ का दर्द हो रहा है रोशनी को। वो कुछ बोलती तो नहीं है, वो बोलती हैं कि मैंने इतनी भी ख़राब चाय तो नहीं बनाई है बेटा कि तुम्हारे आँखों में आंसू आ जाए। तभी जो रोशनी थी वो हल्की सी लाइट सी स्माइल पास करते हुए बोलती कि क्या मम्मा, आपके चाय की वजह से आपकी चाय हमेशा ही अच्छी होती है। और जब वो ये बात बोलती है तो थोड़ा सा रोने के वजह से उसके जो गले थे वो थोड़ा सा भर चुका था, उसकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी सी हो गई थी। उसकी माँ समझ जाती है कि रोशनी रो रही थी, फिर भी वो ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। थोड़ी देर दोनों माँ बेटी के बीच में एक अजीब सी शांति थी, मानो खामोशियाँ एक दूसरे से बात कर रही थी दोनों के बीच में, कुछ ऐसी चीज़ें थी। तभी पता नहीं क्यों रोशनी क्या ही सोचती है, वो एक बार पूछ लेती है, मम्मी। तभी उसकी मम्मी उसकी तरफ देखते बोलती कि हाँ बेटा बोलो। तो बोलती है कि पापा के जाने के बाद आपने कभी दूसरी शादी करने के लिए नहीं सोचा? ये सवाल मानो रोशनी की मॉम ने एक्सपेक्ट नहीं किया था रोशनी से। अब चीज़ें थी भी ऐसी कि जो रोशनी के मॉम एंड डैड थे, दोनों ने घर से भाग के शादी की थी। दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से और दोनों के परिवार वाले मान नहीं रहे थे। अगर किसी ने माना था तो वो और कोई नहीं, सलोनी की मॉम एक्सेप्ट की थी। बहन थी उनकी, प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, वो समझती भी थी चीज़ों को, तो इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया था। इसीलिए दोनों भाग चुके थे। अब उनका घर वालों से कोई ज़्यादा राब्ता था नहीं। ऐसी ही तभी रोशनी अपनी मॉम के सामने हल्की सी चुटकी बजाते हुए ही उनको बोलती है, मम्मी बोलो ना, कभी आपने पापा के अलावा किसी और इंसान को अपने जीवन में सोचा है? कभी आपने खुद को मौका क्यों नहीं दिया? तब उसकी मम्मी उसकी तरफ से नज़रें हटाती है। बाहर एक अच्छा सा गार्डन एरिया था, वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी तरफ देखते हुए ही बड़ी शांत लहजे में एक जवाब, बेटा क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे पापा के अलावा किसी और इंसान को सोचा ही नहीं। शायद अगर मैं सोचती भी तो भी मैं शायद कभी उन इंसान को खुश नहीं रख पाती। कहीं ना कहीं उस चीज़ों से 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, पहली मेरी, तुम्हारी और फिर उस इंसान की, साथ ही साथ तुम्हारे भाई की भी, 4 लोगों की। और मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम दोनों ही मेरी ज़िंदगी बन चुके थे, और अब शायद तुम्हारे भाई के जाने के बाद अब तुम सिर्फ तुम हो मेरे लिए। ये बात सुनते ही रोशनी की आंखें थोड़ी सी भर जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। हाँ, बोल सकते हैं जैसे कि सारे पापा अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते, उसने पापा ने कभी सिखाया नहीं उसको, क्योंकि उसके पापा जब वो सिखाने लायक थी तो उसके पापा थे ही नहीं उसके साथ। बचपन में ही उसके डैड कहीं बाहर गए थे फॉरेन में।
उनको पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई थी कि जब वो इंडिया वापस आए थे तो उनको एक अजीब सी बीमारी पकड़ ली थी। उस बीमारी का कोई इलाज समझ में आ नहीं रहा था और धीरे धीरे उस बीमारी के चलते वो चल बसे थे। ये बात सलोनी रोशनी के पैदा होने से पहले की, जब मानो रोशनी पैदा हो चुकी थी उसके कुछ 1 महीने बाद की थी। रोशनी तब बहुत छोटी थी। रोशनी को मानो कुछ चीज़ें याद आ जाती है बचपन की, और वो एक टक बाहर देखते हुए वहाँ पे एक आदमी अपनी बेटी को आइसक्रीम खिला रहा था। देख के लग रहा था कि वो अपनी बेटी से मस्ती कर रहा था, बात कर रहा था, आइसक्रीम खिला रहा था। बेटी भी बड़ी खुशी खुशी वो देख रही, बात कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती कि बेटा, मानो तुम्हारे कभी पिताजी तुम्हारे साथ नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मैं नहीं थी। जो चीज़ तुम्हारे पिता ने फर्ज नहीं किया वो तुम्हारा भाई था ना करने के लिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रोशनी को बहुत तकलीफ़ दे रही। तो अब उसकी आंखों में जो उसने परमिशन नहीं दी थी गिरने की, वो आंसू भी आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम उसकी तरफ देखती है, उसके गाल पे हाथ रखती है बड़े प्यार से सहलाते हुए और बोलती है, मुझे पता है बेटा, तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों को खोया है। पहले अपने पिता को, दूसरे अपने भाई को और साथ ही साथ अमित को भी। जैसे ही वो अमित का नाम लेती है, पता नहीं क्यों अब सलोनी रोशनी खुद को रोक नहीं पाती है और अपनी मॉम को कस के गले लगा लेती है। उसकी मॉम भी समझ रही थी रोशनी की कंडीशन। कहीं ना कहीं रोशनी की मॉम ने भी तो अपने जीवन में अपने पति और अपने बेटे को खोया था। दोनों मानो एक दूसरे के दर्द को समझ सकते थे। तभी जो रोशनी है वो अपनी देखती है अपनी मॉम को, तो उसकी मॉम अपने आप को संभालती है और संभालते हुए ही रोशनी की हाथ पकड़ते हुए अंदर लेकर आती है, बेड पे बैठाती है और बेड पे बैठाते ही बड़ी गौर से रोशनी को देख रही थी। रोशनी जो कि अब बेहद शांत हो चुकी थी और जो चाय का कप था वो चाय उसमें से चाय पी रही थी। पता नहीं क्यों रोशनी की मॉम बड़े गौर से देखते हुए थोड़ी सी आंखें बड़ी कर लेती है और आंखें बड़े करते हुए पूछ पड़ती है, कौन है वो इंसान? जैसे ही ये एक सवाल होता है, अब सलोनी रोशनी तो कुछ समझती नहीं है, तो वो बोलती कि क्या मम्मी, मतलब? तो वो बोल पड़ती है, वो इंसान कौन है? शायद तुम्हारी आंखों में ये डर उस इंसान के लिए है या तुम्हारे खुद के लिए। ये सवाल शायद रोशनी ने भी अपने मॉम से एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अब थोड़ी सी शॉक हो चुकी थी। उसी टाइम पे नताशा जो थी वो बार बार कॉल कर रही थी, काफ़ी टाइम से कॉल कर रही थी, क्योंकि नताशा को कुछ काम था। कम से कम 15 से 20 मिस कॉल कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पे रोशनी फ़ोन उठा नहीं रही थी। तो उसके बाजू में उसका फ़ोन रखा हुआ था, तो जो भी बार बार कॉल आया था तो ये बात रोशनी की मॉम देख लेती और देखते हुए फ़ोन उठाती है और स्पीकर पे रखती है। तभी आगे कुछ कोई बोलेगा, तभी नताशा भड़क पड़ती है और बोलती है, तुझे समझ में, तू मुझे समझ के रखी क्या है? इतना मुझे बता दे, कितना कॉल किया तूने? एक बार भी देखा भी? हाँ रोशनी, एक बात बता दे, तू समझती क्या है? तुम दोनों मुझे समझ के क्या रखे हो? हाँ, तुझे मैं इतनी बार कॉल कर रही हूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो प्रतिभा को कॉल कर रही, प्रतिभा फ़ोन नहीं उठा रही है, उसका अलग ही है, तेरा अलग ही है। तुम दोनों चाहते क्या हो मुझसे? इतना बता दे यार मेरे को। हाँ, क्या हुआ था? तो इतने गुस्से में कहाँ चली गई थी? और तेरे पीछे पीछे प्रतिभा कहाँ गई थी, ये बता दे मुझे।
बाद में तुम दोनों शांत हो चुके थे, क्या हुआ क्या था। अब ये सारी बातें जैसे जैसे नताशा बोलने लगती है, यहाँ पे रोशनी की मॉम की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। मतलब वो अपने भंवरों को थोड़ा सा तिरछा करते हुए एक बार रोशनी की तरफ देखती है। तभी रोशनी अपनी मॉम के हाथ से फ़ोन लेती है, झटके से लेती है, और फ़ोन स्पीकर पर से हटा दी, कान पे लगा के बोलती है, नताशा, मैं बाद में बात करती हूँ। तभी नताशा बोलती, अरे यार हद है, वो पूरी बात सुनती भी नहीं है। इवन नताशा की वो कॉल कट कर देती है। कट करते ही सीधा अपनी मॉम की तरफ देखती है। उसकी मॉम थोड़ी सी आंखें तिरछी करके उसे देख रही थी, मानो वो चीज़ों को शायद जो सोच रही थी और वो समझने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बोलती है कि तो क्या यही वो इंसान है। अब जो रोशनी थी वो अपनी आँखों को झुका लेती है अपनी मॉम के सामने। उसकी मॉम उसके अब थोड़ी सी पास आती है, वो बड़े प्यार से उसको चिन को ऊपर करती है, और ऊपर करते ही देखती है कि रोशनी की आंखों में आंसू भरे थे। तभी वो बोल पड़ती है, क्या तुम प्यार करती हो प्रतिभा से। तो वो ज़्यादा कुछ तो बोलती नहीं है, वो अपनी मुंडी हाँ में हिलाती है, अपने सर को हाँ में हिलाती है। तो उसकी मम्मी बड़े प्यार से उसे देखती है और एक और सवाल करती है, क्या वो भी तुमसे प्यार करती है। तो वो भी फिर से वो अपने चेहरे को हाँ में हिलाती है। उसकी मम्मी बहुत खुश होती है, और बहुत खुश होकर ही मानो उनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आ चुकी थी। वो बहुत खुश थी और अपनी बेटी को गले लगा लेती, और गले लगा के ही बोलती है कि बेटा, आई एम रियली सो हैप्पी फॉर यू। रोशनी बहुत शौक थी अपनी मम्मी, तो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी अपनी मॉम से, बिल्कुल भी नहीं की थी। वो अपनी मॉम को थोड़ा सा पीछे करते और करते हुए बोलती कि मम्मा, आपको कोई प्रॉब्लम। तो बोलती, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी बेटा, तुमने अपने जीवन में अमित के अलावा किसी एक इंसान को मौका दिया है, तो उसको उस चीज़ों से डर क्यों रही हो। तभी जो रोशनी है वो चुप हो जाती है, मानो वो दिल की बात उसकी मॉम समझ चुकी थी, और वो बोल भी देती है, बेटा, ज़िंदगी में जो चीज़ जा चुकी है उसे छोड़ दो, अब अपनी चीज़ों को आगे सोचो। तभी रोशनी बोल पड़ती है, कैसे माँ, डर लगता है कि कहीं ये इंसान। तभी वो उसकी मॉम उसके होठों पे उंगली रखते बोलते कि बेटा, ज़िंदगी जब तुम्हारे सामने दूसरा मौका दे रही है तो उस मौके को एक्सेप्ट करो। मुझे पता है, मुझे ज़्यादा कुछ प्रतिभा के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी कभी गलत नहीं हो सकती। वो इतना ही बोलती हैं। तभी जो रोशनी है उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, और आंसू आते अपनी मॉम को काफ़ी टाइम तक ऐसे ही हक करके रखती है, बड़े प्यार से, बड़े ही अच्छे से हक करके रोने लगती है। फूट फूट के रो रही थी वो, फूट फूट के, मानो वो अपने अंदर के दर्द को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, कहीं ना कहीं उनके भी आंखों में आंसू भरे थे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को हक करके रो रहे थे। दूसरी तरफ जो प्रतिभा थी वो जाती है घर जाती है, घर पे जाते ही अपने कमरे में चली जाती। प्रतिभा के घर में उसकी दादी जी थी, उसके दादाजी। प्रतिभा के घर में उसकी जो मॉम थी वो शायद मतलब बाहर किसी फॉरेन गई थी, उसकी मॉम डॉक्टर थी, तो उनको अपने किसी सर्जरी के लिए या किसी चीज़ों के लिए उनको बाहर जाना पड़ा था, तो बाहर गई थी।
प्रतिभा की मॉम जो थी वो चीज़ें ऐसी थी कि जो प्रतिभा के डैड के साथ उनका डिवोर्स हो चुका था। कहीं ना कहीं इस चीज़ का दर्द था प्रतिभा के पास। उसके डैड कभी उससे ज़्यादा मिलते नहीं थे, प्रतिभा की मॉम उनसे, लेकिन प्रतिभा से हमेशा बात करते थे। मतलब उसके डैड की चीज़ें ऐसी थी कि वो सोचते थे कि कभी मैंने अपने पति होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया, लेकिन बाप होने का फ़र्ज़ वो हमेशा निभाते थे। तो वो घर पे जाती है तो उसके डैड का कॉल आ रहा था। वो कॉल पिक नहीं करती है और वो सीधा चली जाती है। उसके दिल में इतना दर्द था, वो वॉशरूम में जाती है और शावर के नीचे खड़े होके रो रही थी। चीख नहीं सकती थी क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर आवाज़ आ सकती। वो रो रही थी, अपने आप को हर्ट कर रही थी कि क्यों उसकी आंखों में जो नरमाहट थी मेरे लिए, मैं उसको नहीं समझ पाई। क्यों उसकी आंखों में जो प्यार था वो मैंने समझ नहीं पाई। इतने दर्द में वो थी और उसके ऊपर भी मैंने उसे और दर्द दे दिया। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया। और इतना ही बोलते हुए अपने आप को बहुत हर्ट कर रही थी वो। काफ़ी टाइम तक वो वॉशरूम में थी, काफ़ी टाइम तक वो रो रही थी, धीरे धीरे करते। तभी एक मेड जो होती है उनके घर में जो काम कर रही थी वो आती है, वॉशरूम पे नॉक करने लगती है और वॉशरूम पे नॉक करते हुए ही बोलती है कि मैम आप ठीक हैं। तभी जो प्रतिभा थी वो थोड़ी सी शांत होती है, वॉशरूम में जो शावर चालू करके रखी थी उसको बंद करती है और बड़े ही शांत लहजे में, थोड़ी सी रोने की वजह से आवाज़ थोड़ी सी भारी हो चुकी थी उसकी, वो भारी आवाज़ में बोल पड़ती, हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। वो ज़्यादा कुछ बोलती ही नहीं है, वो मेड चली जाती है वहाँ से, क्योंकि मेड को कहीं ना कहीं उसको पता था उसकी दादी जी नहीं भेजा है। वो शायद अपनी मॉम से इतना कनेक्टेड नहीं थी जितना वो अपनी दादी दादा से कनेक्टेड थी। अपने मॉम डैड से कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन वो कभी करती नहीं थी। अब क्यों इतनी शिकायतें थीं, क्यों दोनों के बीच में डिवोर्स हुआ था, क्या चीज़ें थी, ये तो आगे जानेंगे। लेकिन वो अपनी दादी दादा से बहुत कनेक्टेड थी। वो आती है, फ्रेश होती है, कपड़े चेंज करती है और चेंज करके नीचे आती है। उसको कुछ खाने का मन तो नहीं था, लेकिन वो समझ ये भी जानती थी कि अगर वो खाएगी नहीं तो कहीं ना कहीं उसके दादी दादाजी भी नहीं खाएंगे, और उनकी भी दवाइयाँ हैं, उनकी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि उसको समझना चाहिए। वो अपने चक्कर में किसी और की तबीयत तो नहीं ख़राब कर सकती ना। यही सोचते वो नीचे आती है, अपने दादी दादा के चेहरे देखती है और एक स्माइल के साथ, मानो वो स्माइल भी उसकी दादी दादा को आज झूठी लग रही थी उसके चेहरे की। उसके दादी दादाजी देखते हैं, कुछ पूछना चाहती थी उसकी दादी जी, लेकिन वो पूछती नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पूछती हैं कि बेटा सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी उसकी जो वो थी वो बोल पड़ती, हाँ दादी सब ठीक है। वो खा रही थी, बार बार उसके फ़ोन पे एक नंबर से कॉल आ रहा था, बार बार। वो कॉल रिसीव नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार कॉल आने की वजह से उसकी दादी जी भी बोलते कि बेटा बात कर लो। तो वो अपनी दादी जी के कभी हमेशा अपनी दादी जी का कभी कहना छोड़ती नहीं थी, हमेशा अपनी दादी जी के सारे कहने मानती थी, और उसके दादाजी की भी। दादाजी देख रहे थे उसको बड़े ध्यान से, वो समझने की कोशिश कर रहे थे उसके दादाजी। तो वो फ़ोन रिसीव करती है और स्पीकर पे ही रख के बोलती है, हेलो। सामने से एक कंसर्न वाली आवाज़ में
बात होती है कि बेटा तुम ठीक हो, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, क्या हुआ है। तभी प्रतिभा बोल पड़ती है, मैं ठीक हूँ। तभी जो उसकी सामने से एक आवाज़, बेटा तुमने कुछ खाया। अब थोड़ी सी प्रतिभा थोड़ी सी चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए बोलती कि सावित्री जी, मेरी ज़्यादा ख्याल रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जिस काम के लिए गई हैं वो काम कर लीजिए। सामने से सावित्री जी को शायद ये बुरा लग जाता है। सावित्री जी और कोई नहीं, उसकी मॉम है। वो समझ पा रही थी उसकी मॉम की कंसर्न, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी मॉम और डैड से वो थोड़ी सी अजीब सी बिहेव करती थी, मानो वो खुश नहीं थी अपना मॉम एंड डैड से। उसे बुरा लगता था चीज़ों को। और बोल पड़ती कि सावित्री जी, मैं कुछ खा रही हूँ, अभी दादी दादा के साथ बैठी हूँ, अगर कुछ ज़रूरी ना हो तो मैं बाद में बात करती हूँ। सावित्री जी भी बोल पड़ती हैं कि ठीक है बेटा, और हाँ अपना ख्याल रखना बेटा। तभी बोल पड़ती है प्रतिभा की और इतना बोल के वो कॉल कट कर देती है। तो वो देखती है अपने फ़ोन पे जो उसके डैड के भी कॉल आए थे, बहुत सारे टेक्स्ट भी आए थे। तो वो चैट बॉक्स ओपन करते हैं अपने डैड का और सामने से एक टेक्स्ट आया था कि बेटा क्या हुआ है, कब से कॉल कर रहा हूँ मैं, बेटा तुम घर आ चुकी हो ना। तभी वो हाँ में टेक्स्ट करते हुए एक और टेक्स्ट भेज देती है कि मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैं दादी दादा के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ। बस इतना ही टेक्स्ट करती है और कुछ नहीं। वो बात नहीं करना चाहती थी शायद अपने मम्मी पापा से भी। हम दोनों की चीज़ें ऐसी थी कि वो किसी को फोर्स भी नहीं कर सकती थी कि आप दोनों साथ में आ जाओ, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे प्रतिभा भी दोनों से थोड़ी सी दूर रहती थी। चलिए अब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि उस डायरी को देखते हुए सलोनी का क्या रिएक्शन होता है, और डायरी में ऐसी क्या चीज़ है बरखा की जो सलोनी पढ़ना चाहती है। अब क्या होगा रोशनी और प्रतिभा के बीच में? क्या कभी रोशनी अपने डर को पीछे छोड़कर प्रतिभा को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या प्रतिभा रोशनी की चीज़ों को समझते हुए ही रोशनी को समझा पाएगी, समझ पाएगी, क्या उसके ज़िंदगी भर साथ दे पाएगी, उसके लिए हमेशा खड़ी रह पाएगी? क्या शनाया का और नताशा का क्या होगा? चलिए जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हाँ गाइस, मैं इतना बोलूँगी कि गाइस मैं थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि मैं रोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन लेट हो सकता है, उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को इंतज़ार नहीं कराऊँगी। और अगर उसके लिए करा भी रही हूँ तो थोड़ा सा कर लीजिए। चलिए बाय बाय एवरीवन।